हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। तो क्या है इसका मतलब? चलिए, इससे जाने से पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने पिछली कुछ क्लासेस में हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि भाई लाइट की ही तरह क्या है, पदार्थ का भी द्रव्य का भी द्विस्वभाव होता है। द्विस्वभाव कौन कौन सा? मतलब उसमें कण स्वभाव भी होता है और उसी में क्या होता है, तरंग स्वभाव भी होता है। ठीक है, तो अभी हम तरंग स्वभाव को आगे लेकर चलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का तरंग स्वभाव होता है तो क्या है, उसके लिए एक तरंग की इक्वेशन हमको यहाँ पर चाहिएगी। ठीक है, तरंग समीकरण से बोलते हो, क्योंकि हर तरंग वाली चीज में क्या होती है, एक तरंग समीकरण होती है। उसी से हम चीजें, उसके लिए चीजें को निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, तो थोड़ा सा देख लेते हैं हमने क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है हमने, बोहर के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा, जिसको आप बोलते हैं ऑर्बिट, में घूमते हैं। ठीक है, कक्षा ऑर्बिट समझते हो ना आप लोग? ये देखिए यहाँ पर मैंने बना के दिखा रखा है आपको। यस, ये क्या है आपकी, बीच में क्या है आपका न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ क्या है, कक्षा है, ऑर्बिट जिसे आप बोलते हो। ठीक है, ओके। फिर क्या है, बोर के सिद्धांत में डी ब्रॉगली तथा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, अभी तक जब बोर ने ये बताया ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट, तो उसमें उसने इन दोनों का कोई रोल नहीं था। लेकिन अब श्रोडिंगर ने डी ब्रॉगली तथा अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित एक समीकरण दिया। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्विस्वभाव पर आधारित है, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। इस समीकरण की सहायता से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ओके। फिर लिखा है, श्रोडिंगर तरंग मॉडल में कक्षाओं, जिसको आप ऑर्बिट बोलते हैं, का गणितीय फलन फंक्शन साई द्वारा निरूपित किया गया है। ठीक है, तो आप उसमें जो है, जैसे हम एफ एक्स लेते हैं ना, गणित में कोई फंक्शन हम क्या मांगते हैं, एफ एक्स, कहते हैं भाई ये हमारा कोई गणितीय फलन एफ एक्स है, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, साई है। ठीक है, द्वारा निरूपित किया गया है। यह नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को व्यक्त करता है। ठीक है, जो साई होता है वो क्या करता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को व्यक्त करता है, मतलब कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी। फिर एक श्रोडिंगर ने बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति तरंग की तरह होती है तो तरंग समीकरण के अनुसार, अब तुम कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी है, तरंग वाली है। जब तरंग वाली प्रकृति है तो आपको तरंग समीकरण चाहिए कि नहीं चाहिए, वहां पर बताओ। तो वही तरंग समीकरण हमने यहाँ से श्रोडिंगर ने दी, तो हमने यहाँ से शुरू किया, साई इक्वल टू ए साइन 2πx अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये क्या है, एक तरंग समीकरण है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है। साई यहाँ पर क्या है, तरंग फलन, जिसको वेव फंक्शन बोलते हैं। एक्स क्या है यहाँ पर, विस्थापन। लैम्डा यहाँ पर क्या है, तरंग दैर्ध्य। और ए क्या है यहाँ पर, तरंग का आयाम। लिखा है, समीकरण 1 को x के सापेक्ष 2 बार अवकलित करने पर, अगर आप समीकरण 1 को, इक्वेशन 1 को 2 टाइम्स क्या करते हो, डिफ्रेंशिएट कर देते हो, अवकलित करते हो x के सापेक्ष। ठीक है, तो देखिए, होने को तो मैं इसको पूरा करके दिखा सकता हूं, लेकिन इतना लंबा बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं ना, उनके समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, और आएगा तो उन्हें बहुत टाइम लगेगा, पहले अवकलन सीखना पड़ेगा, तब जाके उसके समझ में आएगा। तो कोई बात नहीं, हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, तो हम उसको डायरेक्ट आपको छड़ से यहाँ पर याद करना ही पड़ेगा ये। ठीक है, तो जब आप समीकरण 1 को अवकलित करते हो x के सापेक्ष, तो हमें ये यहाँ पर इक्वेशन मिलती है। ठीक है, अब देखिए, अब लिखा है हमने डी ब्रॉगली के अनुसार। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। डी ब्रॉगली में क्या होता है आपको पता ही है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब एक काम करो, ये लैम्डा का जो मान है ना, उस लैम्डा स्क्वायर है ना, यहाँ पर इस वाले लैम्डा के जगह इस वाली वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए तो क्या मिला हमें, -4π² अपॉन लैम्डा स्क्वायर था, लैम्डा के बदले हमने यहाँ क्या रखा है, एच स्क्वायर अपॉन एम वी का स्क्वायर। एच अपॉन एम वी होता है, तो स्क्वायर था लैम्डा का, तो हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ लिखा है लैम्डा स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा, सॉरी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, देखो ये एम वी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले के साथ ना, तो -4π² एम स्क्वायर और वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई। इसको हमने मान लिया बच्चों समीकरण नंबर 3। ठीक है, एम यहाँ पर क्या है, कण का द्रव्यमान है, जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर, और वी यहाँ पर क्या है, मेरे कण का वेग है। ठीक है, और एच आप जानते हो क्या, प्लांक नियतांक। फिर हमने लिखा है, हम जानते हैं कि पूर्ण ऊर्जा, किसी भी चीज की जो पूर्ण ऊर्जा, टोटल एनर्जी होती है, वो किस किस का योग होती है, पूर्ण ऊर्जा E इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा होती है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस स्थितिज ऊर्जा हमारी क्या होती है, U। ठीक है, या इसको कई कई किताबों में V से भी दिखाया गया है, बट हमारे पास ऑलरेडी एक V था, तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैंने उसको U से दिखा दिया है। ठीक है, दोनों से दिखा सकते हो। तो क्या हो जाएगा देखिए,
अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर वी स्क्वायर जो दिख रहा है ना, इस वी स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ से निकाल के यहाँ पर पुट करनी है। तो क्या करेंगे, देखो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू इस यू को शिफ्ट कर दीजिए, ई माइनस यू। अगर हमें चाहिए वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, 2 इंटू ई माइनस यू और अपॉन एम। यस, इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है वी स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलो वी स्क्वायर का मान समीकरण 3 पे रखते हैं। दिए आपका समीकरण 3, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है बताइए, 2 ई माइनस यू अपॉन एम। तो इस वी के बदले हमें इस वैल्यू को यहाँ पर रख देना है। तो क्या आएगा, देखो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और 2 ई माइनस यू अपॉन एम साई। यही तो रखना था बस, और कुछ नहीं करना, यही वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी थी। ठीक है, फिर क्या आएगा, इस देखो 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया -8 पाई स्क्वायर एम। अच्छा एम क्यों हुआ, देखो एम एक नीचे भी था एक ऊपर था, एम स्क्वायर से एम कैंसिल हो गया तो खाली एक एम बच गया ऊपर, -8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस यू साई, है ना। फिर देखिए अब क्या करना है आपको, लिखा अब देखो ये सब जो है जो भी क्वांटिटी है इक्वल टू के राइट साइड है। ठीक है, आप इसे उठा के इक्वल टू के सेम साइड ले जाएंगे, उसी साइड ले जाएंगे जहाँ की साइड ये है, तो इसका ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे बच्चों क्या, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, देखो प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस यू साई इक्वल टू 0। यस, फिर लिखा हमने यदि कण एक्स वाई जेड अक्षों पर गति करे तो समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। अभी ये जो आपकी जो समीकरण आई है ना, ये सिर्फ एक्स एक्सेस में आई है, मतलब सिर्फ एक्स अक्ष में आई है। अगर आप इसको वाई और जेड तीनों में पढ़ेंगे, मतलब जो आपका यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो गति है ना, वो कैसी है, 3D है, 3 डायमेंशनल वाली है, 3 आयामों वाली है। एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में वो चल सकता है। तो आप खाली एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के लिए भी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ साथ ही आपको वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी लेने हैं। देखो मैंने यहाँ लिख के दिखा रखा है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस यू साई इक्वल टू 0। बस समझ में आया। तो ये है, तो इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, यही हमारी क्या है, तरंग समीकरण है, श्रोडिंगर की तरंग समीकरण। इसकी एक फॉर्मेट और होता है, ठीक है, एक तरीका और है जिसको आप जिससे आप इसको दिखा सकते हो। अब कैसे है वो, क्या है तरीका, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि एक चीज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर, ये जो है ना डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये बच्चों हमारा होता है क्या, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, डेल ऑपरेटर स्क्वायर साई, ठीक है, नेबुला भी बोल देते हैं इसको। तो अब हमें इसको इक्वल टू होता है, हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से साई तीनों में है तो बाहर निकाल लेंगे, और इसके बाद भी साई है, हट जाएगा साई, तो हमारा क्या बचेगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर ऑपरेटर डेल। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, हमारे जो इक्वेशन में हमने इसको यूज किया था ना, ये देखिए ये है ना, ये वही क्वांटिटी है, हमने इसको हटा के यहाँ पर साइज हमने बाहर लेना है और क्या लिख देना है, यहाँ पर डेल लिख देना है। ठीक है, तो क्या जाएगा, देखिए हमारा समीकरण 4 से क्या जाएगा, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस यू साई इक्वल टू 0। ठीक है, बस आपने यहीं पर चेंज किया, उसको पूरे को हटा के आपने सिर्फ इतने को हटा के सिर्फ डेल स्क्वायर लगा लिया। ठीक है, ओके, चलिए इसको हमने बना लिया बच्चों समीकरण नंबर 5। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, कौन सी, तरंग समीकरण है श्रोडिंगर की। अब इसको कभी कभी वो दूसरे रूप में भी पूछना चाहता है बच्चों, ठीक है, उसमें एक दो चीजें और ऐड करके पूछता है, वो क्या है देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। यहां पर हमने लिखा है समीकरण 5 में माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम से गुणा करने पर। ठीक है, ये जो इक्वेशन 5 है ना, जो ये आपको क्वांटिटी दिख रही है ना, इसका जस्ट उल्टा, ये क्या है, एच 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर है, आप इसे मल्टीप्लाई कर दो उल्टे, जिससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। इससे क्या होगा, ये पूरे का पूरा टर्म दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और यहां पर भी होगा मल्टीप्लाई, तो यहां तो ऐसे ही रहने वाले हैं, है ना। तो देखो क्या आएगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई। ठीक है, आपने यहां मल्टीप्लाई कर दिया इससे, प्लस, अब देखो प्लस था ना, तो लेकिन ये तो माइनस था, तो माइनस से करोगे तो माइनस ही हो जाएगा, और ये आपस में पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, है ना, एक जैसे ही है। और यहाँ क्या आ जाएगा, खाली ई माइनस यू साई इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। फिर लिखा है हमने यहाँ पर क्या, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई माइनस, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ई साई और माइनस माइनस प्लस यू साई इक्वल टू 0। ठीक है,
फिर लिखा है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर साई माइनस प्लस, देखो प्लस क्या करा मैंने, इस माइनस ई साई को ना इक्वल टू के इस साइड भेज दिया, तो क्या आ जाएगा प्लस यू साई इक्वल टू ई साई। ठीक है, फॉर्मूला बन रहा है बच्चों इससे, दोनों में साई साई कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लीजिए। माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस यू, दोनों से साई मैंने बाहर निकाल लिया, इक्वल टू ई साई। ठीक है, अब एच कैप इसको बोलते हैं, देखो इस जो ब्रैकेट के अंदर जो मैंने यहाँ लिखा है ना जो भी क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, एच कैप। तो ये हमारा एच का ये हो गया एच कैप, और ये बाहर से साई इक्वल टू ई साई। एच क्या है यहाँ पर देखो लिखा है ना, जहां एच कैप इक्वल टू क्या है तुम्हारा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस यू, इसको बोलते हैं, तो हम इसको पूरा एक एच बोल देते हैं, तो हमने यहाँ पर एच साई इक्वल टू ई साई। तो बच्चों यही वो फॉर्मूला है, इक्वेशन है जो प्रूफ करने को आता है, लिखा होता है कि प्रूव सिद्ध करिए एच साई इक्वल टू ई साई होता है। तो आपको ये श्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उससे आगे लाके ऐसे प्रूफ भी करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एच यहाँ पर क्या होता है, देखो मैंने यहाँ लिख दिया एच की वैल्यू क्या है, और इसको हम बोलते क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, ये एनर्जी का ऑपरेटर होता है, ऊर्जा का, तो इसे क्या बोलते हैं हम, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। क्लियर है, समझ में आया? तो इसी को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तो मैंने आपको 3 इसके तरीके दिखाए जिस चीज से आपको वहां पर पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आप बच्चों इन नोट्स के ही ऐसे करके अपने, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है ऐसे करके आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठे और यहाँ पर इसके नोट्स भी बनाते रहें। ठीक है, और अपने और क्लास के बच्चों को हमारी वीडियो शेयर भी करें, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाते रहें और नोट्स आपको प्रोवाइड करते रहें।